आज हम NIOS के 12th क्लास की बुक इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके फर्स्ट चैप्टर को हम यहाँ क्लियर करेंगे। इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की NIOS का कोड है 318। इसके हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है 1.1 में लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। इसका पहला पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में बसी थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय में भारत की 85% जनसंख्या गाँव में बसी थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजी रोटी कमा रही थी। यानी कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो ज़्यादातर कृषि से संबंधित, कृषि से रिलेटेड ही काम करते थे। सेकंड पॉइंट है कृषि उत्पादकता में कमी। यानी कि कृषि उत्पादकता में कमी, कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय में कृषि के उत्पादन में तो वृद्धि हो रही थी, पर कृषि की उत्पादकता में कमी आ रही थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन तो हो रहा था पर बहुत ही कम दरों से हो रहा था। थर्ड पॉइंट है भूव्यवस्था। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भूव्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था प्रणाली को अपनाना भी था, जिसमें किसानों से अधिक लगान वसूला जाता था। इस में बताया गया है कि भूव्यवस्था मतलब भूमि से संबंधित, जिसके अंदर भूव्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था प्रणाली को अपना रखा था, जिसका मतलब है कि किसानों से अधिक लगान यानी कि टैक्स वसूला जाता था उनकी भूमि पे काम करने के लिए, जिससे किसानों की हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो रही थी। फोर्थ पॉइंट है आधारभूत उद्योगों की कमी। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का कम से कम प्रयोग भी कृषि की उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। इसमें बताया गया है कि प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, यानी कि टेक्नोलॉजीज जो थी बहुत ही लो लेवल की थी। सिंचाई सुविधा का अभाव था, यानी कि खेतों के लिए पानी की जो कमी बहुत ही ज़्यादा थी। उर्वरक का कम प्रयोग होता था, यानी कि केमिकल की चीज़ों का कृषि के लिए कम प्रयोग होता था। यानी कि आज के समय में कोई सी फसल किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। आज़ादी के तुरंत बाद ऐसी चीज़ें देश के पास नहीं थी, जिससे आधारभूत उद्योगों की कमी हो रही थी और कृषि में बहुत ही ज़्यादा भारत को नुकसान हो रहा था। हमारा पांचवा पॉइंट है निम्न प्रति व्यक्ति आय। निम्न प्रति व्यक्ति आय कहते हैं उसे, इससे अभिप्राय है किसी भारतीय की एक वर्ष में औसत आय से है प्रति व्यक्ति आय का मतलब। यदि इससे प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय का पता नहीं चलता। भारत की वर्ष 2012 से 13 के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 39,168 है। यह प्रति माह लगभग हर महीने 3,264 रुपये होती है। यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की विश्व के अन्य देशों के साथ तुलना करें तो ऐसा देखा जा सकता है कि भारत उनमें
से अनेक से काफ़ी पीछे है। भारत प्रति व्यक्ति आय में किस किन से पीछे है? उदाहरण के लिए अमेरिका से पीछे है भारत 15 गुना अधिक। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना अधिक है, यानी कि 15 गुना पीछे रह गया भारत। जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 3 गुना से भी अधिक है। सरल शब्दों में प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये है, जैसे कि अगर किसी परिवार में 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति सिर्फ कमाता है, 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति 30,000 रुपये महीना कमाता है और बाकी सारे कोई भी नहीं कमाता एक व्यक्ति को छोड़ के, तो 6 व्यक्ति में से हर किसी की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये होगी। छठा पॉइंट है पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या भूमि तथा भवन, मशीनों तथा उपकरण, बचत आदि के रूप में पूंजी के स्टॉक में कमी थी। आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन और उपभोग के चक्र को बनाए रखने के लिए उत्पादन का एक निश्चित अनुपात बचत और निवेश की तरफ जाना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम 4 से 5 दशकों में ये आवश्यक अनुपात कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसका स्पष्ट कारण उस जनसंख्या के द्वारा जो अधिकतर गरीब तथा निम्न औसत आय वर्गीय क्षेत्र के थे, आवश्यक वस्तुओं के उपभोग का उच्च स्तर रहा। इसके कारण सामूहिक पारिवारिक बचत बहुत कम थी, टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग भी बहुत कम था। परंतु हाल के वर्षों में कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो 6 पॉइंट थे हमारे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है भारत में कृषि की भूमिका। इस टॉपिक में हम भारत में कृषि की भूमिका के बारे में जानेंगे कि कृषि की क्या भूमिका है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसमें हम पॉइंटों में भी पढ़ेंगे, 3 पॉइंट में इसको क्लियर करेंगे। यह देश में भोजन, पहला पॉइंट है, यह देश में भोजन व कच्चे माल की पूर्ति करने वाला क्षेत्र है। तो क्या करता है कृषि? देश में भोजन उपलब्ध कराता है और कच्चे माल की पूर्ति भी करवाता है। तो देश में भोजन व कच्चे माल की पूर्ति कराने वाला क्षेत्र है कृषि। स्वतंत्रता, अब इसको एक्सप्लेन करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की 70% से अधिक जनसंख्या जीविका कमाने के लिए कृषि पर निर्भर थी, यानी खाना पीना, अपना सरवाइव करना, रहना, ये सब कृषि पर डिपेंड होता था। 1950 से 51 में राष्ट्रीय उत्पाद आय में कृषि का अंश काफ़ी अधिक 56.6% था, यानी कि योगदान कितना था राष्ट्रीय आय में? कृषि का 56.6% योगदान था। लेकिन योजना अवधियों में उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ कृषि पर निर्भर जनसंख्या के प्रतिशत तथा राष्ट्रीय उत्पाद में भी कृषि के अंश में कमी आ गई। पर क्या हुआ, जब योजना अवधियों में आए तो उद्योगों सेवा क्षेत्र के विकास में कृषि पर निर्भरता बढ़ती चली गई। 1960 पर निर्भर जनसंख्या के प्रतिशत तथा राष्ट्रीय उत्पाद में भी कृषि के अंश में कमी आई। 1960 में कृषि गतिविधियों में संलग्न श्रमिक का प्रतिशत 74 था, जो इन वर्षों में धीरे धीरे कम होकर 2012 में 51% रह गया। यानी अब के समय में जो कृषि पे पहले लोग डिपेंड करते थे, श्रम लगते थे, मजदूर लगते थे, अब वो उनका प्रतिशत कम होता चला जा रहा था। 2012 में श्रम शक्ति का 51% ही रह गया था। 1960 में श्रम शक्ति का उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में अंश 11 से 15% था 1960 में, और 1912 में कितना रह गया, बढ़कर हो गया वो, यह अंश बढ़कर 22.4 और 26.5% हो गए। ये देखने में आया कि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के साथ श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित होती है। अब देखने में क्या है कि आर्थिक विकास के साथ क्या हुआ, श्रम शक्ति जो है कृषि क्षेत्र में, उद्योग और सेवा क्षेत्र में
स्थानांतरित होती, जो शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी वो किस में चली गई, उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंदर चली गई। सेकंड पॉइंट है कृषि भोजन की पूर्ति का स्रोत है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि कृषि जो है भोजन उपलब्ध कराता है, पूर्ति करता है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950 से 51 में लगभग 5.5 करोड़ टन से बढ़कर 2012 से 13 में 25.9 करोड़ टन हो गया। क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो 1950 से 51 में खाद्यान्न उत्पादन हो रहा था, खाने पीने का उत्पादन हो रहा था, 5.5 करोड़ था, अब बढ़कर कितना हो गया था 25.9 2012 से 13 के बीच में। ये कृषि का योगदान है कि खाद्यान्न की चीज़ें क्या हो रही थी, अब बढ़ गई है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत की खाद्यान्नों के आयात पर निर्भरता में कमी आई है और लगभग समाप्त हो गई है। जैसे जैसे कृषि के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ने लग गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि भारत दूसरे देशों पर अब निर्भर नहीं रहता था। भारत की जनसंख्या कम तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि एक आवश्यक थी, जिसे देश ने उल्लेखनीय ढंग से प्राप्त किया। दालों को छोड़कर अनाजों, विभिन्न नकदी फसलों में वृद्धि के द्वारा खाद्यान्न में वृद्धि संभव हो पाई। अब क्या होगा, खाद्यान्न में प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा था, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही थी। इसका एक मेन कारण भी हरित क्रांति का होना भी था। पॉइंट है भारत कृषि निर्यातों के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक मुख्य स्रोत है। कृषि क्या है, निर्यातों के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का भी मुख्य स्रोत है। निर्यात का मतलब बेच कर क्या कमा सकता है, कृषि से पैसा, विदेशों के पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ से गेहूँ बेचा तो वहाँ से हमें उनकी मुद्रा मिलेगी। अमेरिका में बेचेंगे तो क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। 2011-12 में भारत के निर्यात में कृषि का अंश 12.3% था। निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में चाय, चीनी, तंबाकू, मसाले, रुई, चावल, फल और सब्जियां आदि शामिल हैं। 2011 से 12 में कृषि का अंश कितना हो गया था निर्यात में, यानी कि बेचने में कितना हो गया था, निर्यात मतलब बेचना, 12.3%। जिनमें से कौन कौन सी वस्तुएं थी, चाय, चीनी, तंबाकू, मसाले, रुई, चावल, फसल और सब्जियां शामिल थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के बारे में हम पहले उद्देश्य जानेंगे, फिर विशेषताएं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव यानी कि IPR 1956 के उद्देश्य क्या थे। पहला पॉइंट है आय व संपत्ति की असमानता में कमी लाना। इसका एक उद्देश्य आय व संपत्ति की असमानता में कमी लाना है, जिससे सामाजिक न्याय बढ़ेगा। तो जब औद्योगिक नीति अपनाई गई, उसका पहला उद्देश्य ये हो गया कि आय व संपत्ति की असमानता में कमी लानी है, यानी कि ना तो कोई ज़्यादा अमीर हो सके, ना तो कोई ज़्यादा गरीब, ज़्यादातर लोग, देश के सभी लोग इक्वल हो सके इनकम के मामले में, जिसके कारण कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को आर्थिक उससे ना दबा सके। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी कई प्रयास किए गए। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण की संवृद्धि दर को लगातार बढ़ाना। यह नीति औद्योगिकरण की संवृद्धि दर को लगातार बढ़ाने के लिए की गई, ताकि जिससे संवृद्धि दर बढ़ सके IPR 1956 के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है भारी उद्योगों का विकास करना। इस नीति का एक उद्देश्य बाहरी उद्योगों का विकास करना भी था, जिससे क्या हुआ, भारी उद्योगों का विकास किया गया। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति 1956 की विशेषता, यानी कि IPR की विशेषताएं क्या थी। पहला पॉइंट है उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला,
पहले वर्ग के उद्योग, दूसरे वर्ग के उद्योग, तीसरे वर्ग के उद्योग। 3 वर्ग के उद्योग हो गए ये। पहले वर्ग के उद्योग में कौन कौन सी चीज़ें आई? ये ऐसे पहले वर्ग के उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें भावी विकास की जिम्मेवारी सरकार की होगी, यानी आने वाले समय की जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार की। इस वर्ग में 17 उद्योगों को रखा गया। इसमें सरकार का स्वामित्व होगा, यानी कि सरकार का क्या होगा इसके अंदर? दबदबा। पहले वर्ग में 17 उद्योगों को रखा गया था 1956 की औद्योगिक नीति में, जिसमें सरकार का दबदबा था। दूसरे वर्ग के उद्योग हैं। इस वर्ग में 12 उद्योगों को स्थान मिला। इसमें सरकार नई इकाइयों की स्थापना कर सकती थी। इसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होगा। इसमें क्या करा गया कि 12 उद्योगों का स्थान मिला, यानी 12 उद्योगों को इसके अंदर शामिल किया गया और ऐसा कहा गया कि इसमें सरकार का भी दबदबा होगा, नियंत्रण होगा और निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण होगा। थर्ड है तीसरे वर्ग के उद्योग ग। इस वर्ग में बचे हुए उद्योग निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिए गए। 17 उद्योग तो पहले उद्योग में थे, दूसरे उद्योग में 12 थे, तीसरे उद्योग में जो बच गए वह निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए उद्योग। हमारा अब इस विशेषता का सेकंड पॉइंट है कुटीर तथा लघु पैमाने के उद्योग। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में लघु तथा कुटीर पैमाने के उद्योगों पर दबाव डाला गया। किस पे दबाव डाला गया? कि भाई लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जा सके। लघु कुटीर उद्योग वो होते हैं जिसके अंदर हम जैसे कोई गुड़िया बना रहे घर के अंदर, कोई छोटी छोटी चीज़ों को घर में बनाना, वो लघु कुटीर उद्योगों में आता है। हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। थर्ड है औद्योगिक लाइसेंसिंग। निजी क्षेत्र में उद्योग खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया। अब क्या हो गया? अगर किसी को उद्योग खोलना है निजी क्षेत्र में तो उसको क्या चाहिए होता है? अब लाइसेंस की आवश्यकता हो गई थी कि उसको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। फोर्थ पॉइंट है अधोसंरचनात्मक विकास। 1956 की नीति में अधोसंरचनात्मक विकास पर बल दिया गया और निजी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बिजली कर आदि में छूट दी गई। अब क्या हो गया? 1956 की विशेषता में औद्योगिक नीति में क्या हुआ 1956 की कि निजी क्षेत्रों को बिजली में और टैक्स के अंदर क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या वो अपने जो भी उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस बुक के अनुसार ये टॉपिक्स, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस बुक के जो टॉपिक मैंने इधर क्लियर करे हैं हार्ड कॉपी में ख़रीदने हैं तो मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या शॉपक्लूज से ख़रीदना ना भूलें। अगर आप अमेज़न पे SAHUL और JOHN जॉन करके सर्च करते हैं तो आपको उसके लिंक, उसकी स्क्रीन दिखाई दे जाएगी, वहाँ से आप इसको हार्ड कॉपी में ख़रीद सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।